चलिए, तो वन बाय वन मैं सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही इजी काम है। ये सब चीजें खत्म करने के बाद कल से फिर हम स्टार्ट कर सकेंगे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उसको समझने के लिए आज तक का काम जो है वो मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। इन सबको आप ध्यान से देखेंगे। अब सपोज करेंगे मेरे पास यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, तो मुझे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है शॉर्ट फॉर्म में। अभी मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको बाद में मैं सारे एग्जांपल्स जो है वो क्लियर करके दूंगा अच्छे से, और आपको सारे एग्जांपल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो फ्लोरीन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 9। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p5। जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। अब शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या होता है, जब भी आप किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे तो आपने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है। फ्लोरीन से पहले कौन सी नोबल गैस थी? हीलियम। और हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर रही है? 2 इलेक्ट्रॉन कवर कर रही है। तो अगर मैं फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं क्या करूंगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारी नोबल गैस कवर कर लेगी वो इलेक्ट्रॉन मुझे शो करने की जरूरत नहीं है, उतने इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो नहीं करूंगा, डायरेक्टली नोबल गैस का नेम लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। फ्लोरीन से पहले नोबल गैस आती है हीलियम, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स में लिख दूंगा 2s2 2p5। तो ये हमारे पास हमारा शॉर्ट वर्जन आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो किसी बच्चे ने बोला सर काहे का शॉर्ट वर्जन? ऊपर भी आपने 3 टर्म्स लिखी थी, नीचे भी अपने को 3 टर्म्स लिखनी पड़ी, तो ये कौन सा शॉर्ट वर्जन हुआ? तो इसमें मैं थोड़ी बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने लोअर एटॉमिक नंबर के लिए लिखी। ये वाला जो हमारा मेथड है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है उन एलिमेंट्स के लिए जिनका हायर एटॉमिक नंबर होता है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर काफी हाई होता है उन एलिमेंट्स के लिए ये वाला मेथड बहुत ही जबरदस्त है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये वाली रिप्रेजेंटेशन देते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसके अंदर जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो हमारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा यहाँ पे शो करेंगे। तो ये भी एक बड़ी जरूरी बात थी कि हम हमारे आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमारा एटम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन शो करता है, जब भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो उस फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि जब मैंने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना है केमिकल रिएक्शन के लिए, फिजिकल रिएक्शन के लिए, तो बाकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई काम ही नहीं है ना। तो जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ऐसे नोबल गैस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल था, तो इसमें आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि सर कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो मैं आपको फायदे वाली चीज भी बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैं बेरियम के लिए लिखना चाहता हूँ। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 56। अब ध्यान से देखना कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बेरियम के लिए लिख रहा हूँ, बेरियम के लिए एटॉमिक नंबर है 56। तो बेरियम के अंदर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 56 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब बेरियम से पहले नोबल गैस कौन सी है? ऊपर वाली लाइन में देखो, ज़ीनॉन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले नोबल गैस लिखूंगा। अब नोबल गैस कौन सी आ रही थी? ज़ीनॉन। ज़ीनॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए? 54 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिए। मुझे 56 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। 56 इलेक्ट्रॉन्स में से 54 इलेक्ट्रॉन तो ज़ीनॉन ने कवर कर लिए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे? एस ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एस ब्लॉक है, मैंने बताया था। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे कौन से ऑर्बिटल में भरने हैं? एस ऑर्बिटल में भरने हैं।
सर ये एस ऑर्बिटल कौन सी शेल का है? तो बेरियम देखो कौन सा शेल में है, कौन से पीरियड में है, 6 पीरियड में। तो ये कौन सी शेल में आ रहे होंगे? 6 शेल में आ रहे होंगे। तो कहां पे तो मैं बेरियम की बड़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता, और ये मेरे पास आ गई है बेरियम की शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप वो बड़े वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आओ या ये छोटे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आओ, नंबर आपको बराबर मिलेंगे। बड़े वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चांसेस है कि आप कोई एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो लिखना भूल जाओ या इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग गलत कर दो, बहुत सारे चांसेस है कि आपका आंसर गलत हो सकता है। इसमें मैंने आपको कितने सिंपल तरीके से बता दिया कि हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की, प्रोवाइडेड मुझे पीरियोडिक टेबल जो है वो याद होना चाहिए। अगर मुझे पीरियोडिक टेबल याद ना होता, मुझे पता नहीं था बेरियम एस ब्लॉक में है, तो फिर मैं सारी उम्र इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता था शॉर्ट फॉर्म में। तो पीरियोडिक टेबल का याद होना इसलिए जरूरी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अगर किसी बच्चे का इसके अंदर कोई डाउट है तो हैंड रेज करेगा। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी हो, कोई बात बतानी हो इससे रिलेटेड, तो वो हैंड रेज करेगा। चलो बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे आपको बातें भी और क्लियर होंगी। ध्यान से देखना, बड़ा ही इजी सा एग्जांपल होगा, मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करता। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एसबी के लिए। एसबी है हमारा एंटीमनी। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर है 51। मुझे एंटीमनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ध्यान से देखना, एंटीमनी सिंबल है एसबी, एटॉमिक नंबर है 51। अब आप ये देखो, एंटीमनी से पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है? ऊपर वाली लाइन की नोबल गैस क्रिप्टॉन आ रही है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रिप्टॉन को लिख दूंगा ब्रैकेट में। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 51, क्रिप्टॉन में कितने इलेक्ट्रॉन कवर हो गए? 36 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए। 51 में से 36 कवर हो गए, बचे कितने? 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देनी है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखो, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद ये वाले दो एलिमेंट आ रही है, ये वाले दो एलिमेंट आ रही है। इसका मतलब एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल की दो लाइंस आ रही है। तो एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी के 10 एलिमेंट आ रहे हैं, तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। और लास्ट में हमारे पास कौन है? 1 2 3। पी ब्लॉक के अंदर हम कितने एलिमेंट्स को फिल कर रहे हैं? 3 एलिमेंट्स को फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 99% काम हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पे शेल नंबर लगाना है। तो ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये मैं कौन से पीरियड की बात कर रहा हूँ? 5th पीरियड की। तो यहाँ पे आ जाएगा 5s2 5d 5p। समझ में आ गया? आंसर आ गया गलत, गलत आंसर आ गया, सही नहीं आया आंसर। सही क्यों नहीं आया? अब ये वाला रूल ध्यान से सुनना, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेंगे 118 के 118 एलिमेंट्स के लिए ये वाला रूल काम करेगा। बड़े ध्यान से सुनना। 4 ऑर्बिटल है हमारे पास, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो एस ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में, मैंने इकट्ठा लिखा इनको, ठीक है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे एस ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में, तब आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं एनएच शेल के अंदर। ये एनएच शेल कौन सी होगी? हमारी लास्ट शेल। अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार सुन लो। जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो डी ऑर्बिटल के अंदर, तब आपको कौन सी शेल यूज करनी है? हमेशा n-1 शेल यूज करनी है। इसको हम क्या बोलेंगे? nth लास्ट थी, तो ये उससे पहले वाली है, ये कौन सी हो गई? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट वर्ड हम केमिस्ट्री के अंदर यूज नहीं करते, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पिनल्टीमेट। पिनल्टीमेट।
एस और पी ऑर्बिटल हम भरते हैं एनएच शेल में, जो होगा हमारा लास्ट शेल। डी ऑर्बिटल हम फिल करते हैं n-1 एनएच शेल में, जो हमारा होता है पिनल्टीमेट ऑर्बिटल। और लास्ट में कौन सा बच गया? एफ ऑर्बिटल। अगर आप एफ ऑर्बिटल की फिलिंग करोगे वो आपको करनी होती है n-2 शेल में, यानी कि थर्ड लास्ट, जिसको आप बोलते हो एंटी पिनल्टीमेट। एंटी पिनल्टीमेट। एस और पी ऑर्बिटल हमेशा लास्ट शेल में, डी ऑर्बिटल हमेशा सेकंड लास्ट शेल में, और एफ ऑर्बिटल हमेशा थर्ड लास्ट शेल के अंदर आप फिल करते हो। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या गलती की थी? अगर मैंने एस और पी ऑर्बिटल फिफ्थ शेल का भरा, एन की वैल्यू 5 है, तो डी कौन सा आएगा? 5-1 फोर्थ शेल का आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4d10। मेरे पास एक और प्रूफ है, ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? 3D सीरीज, क्योंकि यहाँ पे 3D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये थी हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम क्या बोलते थे? 4D सीरीज बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के डी ऑर्बिटल में फिल होंगे। तो मैंने वही तो किया, फोर्थ शेल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए, इसलिए अब ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। मैं इसको दिखने में थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। दिखने में कैसा अच्छा बनाएंगे? 5-5 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, फोर्थ शेल फिफ्थ शेल से पहले आएगा तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो करेक्ट वे में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4d10 5s2 5p3। तो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आ गया। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो हैंड रेज करेगा। हाँ जी बच्चे बोलो। सर हमें नोबल गैसेस का कैसे पता लगेगा कि ये वाली आएगी इसके बाद? बच्चे आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, बाय द वे पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भी एलिमेंट्स आप लिख रहे हो उससे ऊपर वाली नोबल गैस आपको देखनी होती है हमेशा, जो उससे ऊपर वाले पीरियड में आ रही होती है। अगर आप इतना झंझट नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगा, आप सभी नोबल गैसेस को याद कर लो। नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 6 नोबल गैसेस हो गई, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की आप फीलिंग करते हो। मिटा दिया मैंने, सॉरी, दोबारा लिख देता हूं। 2 8 8 18 18 32। हमारी नोबल गैसेस के अंदर आप कैसे फीलिंग करते हो? इस वे में फीलिंग करते हो। तो पहला था हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे? 2। दूसरी है नियॉन, 2 + 8 10। तीसरी आर्गन में 18, क्रिप्टॉन में 36, जेनॉन में 54 और रेडॉन में 86। इस तरीके से आप नोबल गैसेस याद रख सकते हो। आपको नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। किसी और बच्चे का कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकता है। चलो सर ये जो अभी करवाया, हाँ जी बोलो। ये जो अभी आपने करवाया था ये रिपीट कर दो, ये जो लास्ट वाला। अच्छा, इसके अलावा कोई एग्जांपल रिपीट कर दो इससे मिलता जुलता? यस सर कर दो। चलो तो मैं आपको एक और एग्जांपल भी करवा रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान से देखो। मैं आपको ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा रहा हूँ। ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 35 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 35। अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब वो तरीका बता रहा हूँ। मैंने ना नोबल गैसेस डायरेक्टली याद कर ली। मुझे पता है हीलियम आती है 2 पे, 10 पे आएगी नियॉन, आर्गन आएगी 18 पे, क्रिप्टॉन आएगा 36 पे, जेनॉन आएगा 54 पे और रेडॉन आएगा 86 पे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 35। 35 है तो 36 को तो ले नहीं सकता, ये तो उससे ज्यादा हो गया। इससे पीछे वाली नोबल गैस लेनी पड़ेगी। तो मुझे ब्रोमीन की स्टार्टिंग करनी है आर्गन के साथ। टोटल इलेक्ट्रॉन थे 35, उसमें से आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यूज ही कर लिया ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 17 इलेक्ट्रॉन बच गए। 17 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे फिल करना है। ध्यान से देखो, ब्रोमीन
ब्रोमीन के लिए N की वैल्यू क्या आ रही है 4, ब्रोमीन के लिए N की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। अब देखो फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में S ब्लॉक के कितने एलिमेंट आ रहे हैं 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो S2। D ब्लॉक के कितने एलिमेंट आ रहे हैं 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो D10। P के कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5, P के आ रहे हैं 5 एलिमेंट्स। अब मैंने क्या बताया था N की वैल्यू 4 आ गई, S और P ऑर्बिटल के लिए आप लास्ट शेल की वैल्यू ही यूज करते हो, तो S ऑर्बिटल के लिए भी 4 यूज होगा, P ऑर्बिटल के लिए भी 4 यूज होगा, लेकिन D के लिए आप कौन सी वैल्यू यूज करते हो 4 - 1, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। थोड़ा प्रॉपर लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, D वाला पहले लिख देता हूँ लोअर शेल का, और S वाले बाद में लिख देता हूँ, तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई ब्रोमीन के लिए। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो हैंड रेज करके डाउट लेगा। हाँ जी बच्चे बोलो। सर आपने कहा था कि जैसे जिस की निकालनी होती है उसे नेक्स्ट लेते हैं, तो आपने तो उसी लाइन के लिए थे। दोबारा बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, क्या नेक्स्ट लेते हैं? जो जैसे ये लास्ट में BR वाला आपने लिया था, हाँ जी। तो उससे आपने नेक्स्ट वाले नहीं लेने थे, आपने तो बैक वाले लिए इससे। नोबल गैस को यस सर। बच्चा अगर मैं नेक्स्ट वाली ले लूंगा, नेक्स्ट वाली है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टॉन लिख दूंगा मतलब मैंने 36 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग बता दी और मुझे बतानी 35 इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो वो तो गलत हो गया ना। उससे पहले वाली नोबल गैस लेनी है। मैं आपको ये बोल रहा था एंटीमनी से ऊपर वाली नोबल गैस देखो, आपने क्रिप्टॉन लिया था, ये देखो। अगर मैं एंटीमनी के बाद वाली लेता वो तो जिनोन होती ना, वो तो गलत हो जाता। तो आपको प्रीवियस नोबल गैस लेनी है, मैंने हर एक एग्जांपल में प्रीवियस नोबल गैस ली है। बेरियम, बेरियम से नेक्स्ट नोबल गैस तो रेडोन है, मैंने उससे ऊपर वाली ली थी जिनोन, तो प्रीवियस नोबल गैस ली है मैंने, नेक्स्ट नोबल गैस नहीं ली इसके अंदर। ओके सर। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रिगार्डिंग? चलो, तो ये हमारे पास हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का कंसेप्ट आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस जिनके अंदर एक्सेप्शंस हैं और बहुत ही इजी है याद करनी। आप एक बार इनको देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बड़ी इजीली याद कर सकते हो। तो मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बार मैं बाकी सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे मिटा रहा हूँ, बाकी सारे एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। डी ब्लॉक के मैं लिख के रखूंगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर मुझे याद रहे। तो बाकी सारे एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे रख कर दिया। चलो, तो ये मेरे पास मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। पहले मैं इसकी बात करता हूँ 3D सीरीज की। 3D सीरीज के अंदर आप सभी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, सिर्फ 2 एलिमेंट्स को छोड़ के। एक क्रोमियम के अंदर एक्सेप्शन है और एक कॉपर के अंदर एक्सेप्शन है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हल्का फुल्का चेंज आएगा। वो चेंज क्यों आएगा, ये चेंज मैं आपको बता देता हूं अभी। सबसे पहले देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24 है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। मैं एक बार इस पे अफबाउ प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। 2 और 2 4 6 6 और 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 4 24। इलेक्ट्रॉन मैंने सही फिल कर दिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होनी चाहिए थी। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। ये इलेक्ट्रॉन तो आर्गन कवर कर गया,
18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन कवर कर गया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन वो ये। तो अब पाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी, लेकिन हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली। क्रोमियम के केस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली ये, ध्यान से देखना। दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में क्या फर्क है? यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन हमारा एस ऑर्बिटल में था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जंप कर गया। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो यहाँ पे रह गए 1। अब बात यहाँ पे ये आई कि हमारे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करने की क्या जरूरत पड़ी। तो उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। हमारी जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इनमें भी हमें स्टेबिलिटी फैक्टर चेक करना होता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, अगर आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपके पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, तो आपके एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो स्टेबल होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला। अगर आप किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते टाइम अगर आपके एटम के अंदर किसी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस। फॉर एग्जांपल, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सॉरी, अगर मैं इसके अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा फुली फिल्ड। पी की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की, और अगर मैं 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, तो हमारा पी ऑर्बिटल हो जाएगा फुली फिल्ड। अगर मैं इसके अंदर आधे इलेक्ट्रॉन भरता हूं, मतलब कैपेसिटी है 6 की, तो आधे कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसके अंदर आधे इलेक्ट्रॉन्स भर देता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ फील्ड स्टेबल। इन दोनों कंडीशंस में कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। मतलब पी के अंदर या तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, या पी के अंदर आधे इलेक्ट्रॉन आ जाएं। पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 तो मैंने लिख दिया, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये हैं लेस स्टेबल, और ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं हमारी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन हमें मिली, वो एक्सेप्शन हमें इसी वजह से मिली। एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अगर मैं एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, तो वो हमारा हो जाएगा फुली फिल्ड, और उसमें हाफ फील्ड भरने होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो फुली फील्ड स्टेबल है, मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ये अभी भी हाफ फील्ड स्टेबल है। डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो फुली फील्ड स्टेबल होता, और अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो हाफ फील्ड स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन में एस ऑर्बिटल हमारा फुली फील्ड स्टेबल है, लेकिन डी ऑर्बिटल ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुली फील्ड है, इसलिए डी स्टेबल नहीं है। एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एस का डी को पकड़ा दिया, उससे क्या हुआ, एस हमारा हो गया हाफ फील्ड स्टेबल, और डी भी हमारा हो गया हाफ फील्ड स्टेबल, क्योंकि डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो D5 में हाफ फील्ड होता है, वो स्टेबल होता है। ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टेबल था, एक अनस्टेबल। नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन में दोनों के दोनों आ गए स्टेबल। इसकी वजह से हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल हो जाएगी, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलती है, ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को नहीं मिलती। तो आपको ये वाली क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के आनी होती है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं आनी, ये चीज आप याद रखोगे। सिमिलर केस मिला हमें कॉपर के साथ। कॉपर के लिए एटॉमिक नंबर है 29,
अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी 3D9 4s2। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या मिली 3D10 4s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं मिली, ये कॉन्फ़िगरेशन मिली। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों हुआ? किसी बच्चे को इसका आंसर पता हो तो वो हैंड रेज करेगा प्लीज। अरे अभी तो बताया आंसर मैंने। चलो, तो मुझे पता है आपको आता है, आप बता नहीं रहे, तो मैं आपको बताता हूँ आंसर, आप चेक करना कि आपने सही सोचा था या गलत सोचा था। तो हमारे पास कॉपर की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब इसमें एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब एस हमारा फुली फिल्ड स्टेबल है, लेकिन डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रही है। तो ना तो ये फुली फिल्ड स्टेबल है, ना ही ये हाफ फिल्ड स्टेबल है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एस का डी को दे दूंगा तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल मेरा फुली फील्ड से हो जाएगा हाफ फील्ड स्टेबल, और ये 9 से 10 हो जाएंगे, ये हो जाएगा फुली फील्ड स्टेबल। यानी कि ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ही स्टेबिलिटी का फैक्टर है, दूसरा स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है। लेकिन नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये फुली फील्ड स्टेबल है, ये हाफ फील्ड स्टेबल है, दो स्टेबिलिटी के फैक्टर्स हो गए, जिसकी वजह से नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारी मोर स्टेबल हो जाएगी और ऊपर वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस स्टेबल हो जाएगी। तो ये हमारी 2 एक्सेप्शंस थी क्रोमियम और कॉपर के लिए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करेगा फटाफट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हैंड रेज करेगा प्लीज। चलो, तो ये हमारी एक्सेप्शन थी 3D सीरीज के लिए, फर्स्ट सीरीज के लिए, ठीक है। बाकी जो हमारी नीचे वाली 2 सीरीज हैं, इनके लिए जो एक्सेप्शंस हैं वो मैंने आपको नोट्स में लिख के दे दिए हैं, आप उनको चेक करोगे, बहुत ही इजी एक्सेप्शंस हैं। वहां पे हमारे पास जो एक्सेप्शन आ रही है वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड की वजह से नहीं आ रही। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सेप्शन आती है ना, उसके 2 ही रीजन होते हैं। पहला रीजन ये था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड होगी या फुली फील्ड होगी, और दूसरा रीजन हमारा ये होता है कि जो हमारे वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जीज लगभग सेम होती हैं। तो एनर्जी सेम होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। तो जो हमारी सेकंड एक्सप्लेनेशन है, ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, ये एक्सेप्शन हमारी अप्लाई होती है सेकंड सीरीज में और थर्ड सीरीज में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने नोट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है, और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है जिससे आप वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इजीली याद कर सकते हो। आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद नहीं करनी होती, सिर्फ एक्सेप्शन वाली याद करनी है, क्योंकि जो बिना एक्सेप्शन वाली होंगी वो तो आप अबाउ प्रिंसिपल से लिख ही सकते हो ना। तो एक्सेप्शन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद किया करो। टोटल सिर्फ 10 हैं, 10 से ज्यादा नहीं है, बाकी सारी आप अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का कंसेप्ट था। जो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था वो खत्म हो गया। कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो हैंड रेज करेगा, अदरवाइज क्लास खत्म करेंगे। चलिए, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल से मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ानी स्टार्ट करूंगा। पेपर के अंदर थर्ड चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप ध्यान से सुनेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा पहले एटम्स की। उन प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनना और समझना, और अगर समझ में ना आएगा तो 3-4 बार पूछ भी लेना, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हमारे चैप्टर का बैकबोन है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी समझ में आएंगी तभी आपको आपका चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। एक मैं आपको करवाऊंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक मैं करवाऊंगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, और एक मैं करवाऊंगा